हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों अनसोल्ड पेपर 2020 का सेट नंबर 324 एक्सए का नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। इसमें हमें एक y इक्वल टू कॉट इनवर्स में फंक्शन दिया है और इस फंक्शन का हमसे dy/ds फाइंड करा रहा। तो दोस्तों वही बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान तरीका 1 + x² की फॉर्म अगर होती है तो हमें क्या लेट करना है, सीधा सीधा हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशंस की वीडियो आपको दी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, सब जगह बताया हुआ है। क्या करते हैं, लेट करते हैं। अगर a² माना x² की फॉर्म होती है तो x की जगह जो लेट करते हैं वो ये a sin थीटा। लेकिन अगर यहाँ 1 हो जाता है तो 1 sin थीटा यानी कि खाली sin थीटा, तो यहाँ a है, कॉन्स्टेंट भी आ जाता है कभी कभी a²। और अगर a² + x² होता है दोस्तों तो x की जगह हम लेट करते हैं a tan थीटा। हालांकि tan cot एक एक याद करा रहे हैं, cos भी कर सकते हैं cot भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक याद कर लें ताकि दिक्कत ना पड़े। और a - x और a + x अगर होता है तो कहीं पर हम वहाँ पर तो हम लेट करते हैं a cos 2 थीटा या थीटा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो यानी फॉर्म होगी 1 + tan² यानी कि ये 1 + tan² की फॉर्म बनेगी। तो इसलिए लेट करते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए लेट करते हैं, लेट x = a की जगह 1 यानी कि 1 sin थीटा, सॉरी 1 tan थीटा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं यानी tan थीटा। यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या यानी हल करते हैं। y = cot इनवर्स 1 + tan² थीटा विद रूट +1 बाहर अपॉन tan थीटा, और ये ब्रैकेट ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, cot इनवर्स 1 + tan² sec² रूट से बाहर निकला तो खाली sec थीटा प्लस का 1 अपॉन tan थीटा। अब इजी और करने के लिए दोस्तों हम सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया cot इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। ये लिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अनसोल्ड पेपर तो हम तभी करते हैं या तभी कराए जाते हैं जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाता है। हालांकि दोस्तों हमारे चैनल पर अभी पूरा सिलेबस आपको मिला नहीं है, धीरे धीरे मिलता रहेगा, तो देखते रहिए। आपने अपने घरों पर जरूर कर लिया होगा। एल्सियम लेंगे तो 1 + cos थीटा। असल में क्या होता यह है कि हमें जो है हर क्लास का ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से हमें एक क्लास को अगर हम लेके चले तो उसका सिलेबस एकदम कंप्लीट कर देंगे, एकदम आपको फाइंड करा देंगे, लेकिन हमें हर क्लास को लेकर चलना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा सिलेबस सबका धीरे धीरे चलता है। एनीवे देखिए यहाँ से अब 1 कैंसिल करने के लिए cos 2a का फॉर्मूला ऑपरेट करते हुए, ज़्यादा इसमें डीपली आपको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिलेबस पूरा कर चुके हैं। हम आपको केवल ये सेट तैयार करा रहे हैं। 1 से 1 कैंसिल, इधर आ जाइए तो इट कम्स cot इनवर्स 2 cos² θ/2, नीचे sin 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल में, तो ये हो गया 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। बच्चों ध्यान रखना है, बार बार हम बताते हैं, अपनी वीडियो में भी हमने लगातार इस स्टेप को बताया। कोई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर 2 sin θ cos θ खोल देंगे, 1 से कैंसिल कर देंगे और 2 से 2 कर देंगे। इस स्टेप में नहीं होता है, ये स्टेप गलत है, या अगले स्टेप में होता है इस टाइप से। और एक पावर ये कैंसिल होगा, ऊपर बचा दोस्तों cot, तो ये हो गया tan इनवर्स यानी cot θ/2। cos कौन साइन हो गया ना, cot से cot कैंसिल, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, θ/2 आएगा। अब हमने थीटा क्या लेट करा था, या थीटा हमने लेट करा था ये, यहाँ लिख देंगे चूंकि यानी सिंस tan थीटा की जगह हमने लेट करा है x, तो थीटा हो गया हमारे पास tan इनवर्स x, यहाँ लगा देंगे 1/2, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x। अब दोस्तों डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक वर्ड आएगा नाउ, ये हम आपको डिफाइन कर चुके हैं वीडियो में अपनी पहले से ही। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेंगे अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा dy/dx = 1/2 1 अपॉन 1 + x²। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसका खा पार्ट पर। खा पार्ट में 2 वेक्टर रखे हैं और इनके बीच का कोण हमसे फाइंड करा रहा है, तो दिखाते हैं हम आगे से आपको। अब देखिए दोस्तों, खा पार्ट, इसमें 2 वेक्टर दे रखे हैं और इनके बीच का कोण फाइंड करा रहा है। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। हमने यहाँ लिख लिया है, ए वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। अब इनके बीच का कोण थीटा फाइंड करा रहा है, यानी कि अगर हम इसको डिफाइन कर दें इस टाइप से, ए यहाँ लगा दें, बी यहाँ लगा दें, तो ये थीटा
ये फाइंड करा रहा है। दोस्तों थीटा फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं, दोनों मेथड में कुछ हो जाए तो साइन थीटा से कॉस थीटा से कर लीजिए, या फिर मतलब ए डॉट बी से कर लीजिए, क्रॉस बी से कर लीजिए। ए क्रॉस बी थोड़ा टिपिकल होगा, उससे सारणिक से निकालना पड़ेगा, इसलिए ए डॉट बी से हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस कॉस थीटा हम जानते हैं ए डॉट बी अपॉन, ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टरों के बीच का कोण। वेक्टर की वीडियो हमने सारी डिफाइन कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखते रहिएगा। और देखिए और भी वीडियोस में से आएंगी। तो यहां से ए डॉट बी निकालना है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा हो गया। तो हमें सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है, इनका मापांक निकालना है और इस फॉर्मूले में फिट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे ताकि हम इसे फ्रॉम फर्स्ट कहते हैं। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालें, तब लैंग्वेज हम आपको बार बार बता रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हम दोनों लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं। गिवन वाले गिवन है तो यहाँ ध्यान लिखेंगे, हिंदी वाले दिया है लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ तब लिखेंगे, ठीक है। ए डॉट बी, ए डॉट बी ए का मान लगा सकते हैं, बी का मान लगा सकते हैं, तब कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 माइनस का 3 और 4 दूनी 8, 8 6 14 बन गया 11, ठीक। 8 6 14, 14 में से 3 गए 11, तो ए डॉट बी हो गया। अब ए का मापांक कितना, ये यानी 2i माइनस 6 प्लस 2k। मापांक का मतलब हम जानते हैं अंडर रूट आता है, और 2 दूनी 4, बीच में हमेशा प्लस आता है, -1 का स्क्वायर कभी प्लस, और 2 दूनी 4, 4 4 8 और 9, ये मिलकर आ गया 3। तो ए का मापांक आ गया हमारे पास 3, एंड बी का मापांक कितना है 3i प्लस 3j 4k, यानी 3i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। ये निकाला तो इसका रूट बन के आ गया 3 3 9, 3 3 9, 4 6 16, 16 9 25, 5 30 4 34, ये आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट आप समीकरण 1 से एन और डब्ल्यू लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से हिंदी में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी हमारे पास 11 अपॉन ए का मापांक बी का मापांक, ए का मापांक है 3 इंटू अंडर रूट 34, ठीक। इस तरीके से 25 5 30 4 34, ठीक है। तो ये आ गया 11 अपॉन 3 अंडर रूट 34, और यहां से कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 अपॉन 3 अंडर रूट 34, ये इसका बीच का कोण थीटा आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका गा पार्ट, हमें निम्न अवरोधों ये के अंतर्गत z इक्वल टू एक्स माइनस 3y लिखा है दोस्तों, वो गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गया, वो कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। z माइनस 3y नहीं है, बल्कि वो z प्लस कर लीजिएगा, उसे पेपर में भी प्लस कर लीजिएगा। हालांकि आंसर पेपर में माइनस दे रखा है, लेकिन ये प्लस है, तो x प्लस 3y है। z का मान z मिनिमम लिखा है, न्यूनतम मान, तो हमने यहाँ न्यूनतम को सफिक्स में लिख दिया है मिनिमम। इसका मिनिमम कम से कम मान कितना होगा इस सिस्टम के लिए। तो इसके लिए आपको हमें बहुत सारी चीजें बतानी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो तो एरिया जो लेंगे बाहर वाला या ऊपर वाला या राइट हैंड साइड वाला, तीनों बातें याद रख लेंगे दोस्तों। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रेटर देन साइन के लिए। अभी कहां यूज होगा बस शॉर्टकट में याद कर लीजिए, और लेस देन होगा तो जस्ट अपोजिट, बाहर वाला यानी पीछे वाला, पीछे वाला, बाहर वाला का मतलब अंदर वाला, बाहर से पीछे या अंदर कोई भी शब्द लिख सकते हैं, अंदर वाला, ऊपर वाले ऊपर की जगह लेफ्ट हैंड होगा तो नीचे वाला, और राइट हैंड साइड का जगह लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये आप पढ़ के आए हैं। अगर दोस्तों ये बातें नहीं पता है तो जरूर देखिएगा, हम आपको बहुत डीपली बता देते हैं नोट में जाकर, ठीक है। ये आपको नोट में समझ के इसको लिख लीजिए, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है कि इनमें से कौन सा साइन आएगा। अब इसके लिए करने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे बाद में, लेकिन इन फिगर के लिए पहले ये जो इनइक्वलिटीज हैं, इनइक्वलिटीज कहते हैं
जो इक्वल नहीं होती, इक्वल बनाना है दिए गए अवरोधों को समीकरण फॉर्म में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, अब इंग्लिश में लिख सकते हैं राइट इन इक्वेशन फॉर्म टू द गिवन सिस्टम, दिए गए सिस्टम को इक्वेशन फॉर्म में लिखने पर। कुछ भी लैंग्वेज लिख लेंगे अपनी भाषा में, मैं समीकरण फॉर्म में बनाना हूं। समीकरण फॉर्म बनाने का मतलब होता है कि ये इक्वल लगा देंगे दोनों जगह, मतलब अर्थात शब्द लगा देंगे, अर्थात इंग्लिश में दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक इक्वेशन। दूसरी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन दोनों को मिला के यहाँ डाल दिया। ये चाहो तो इनको तीनों को अलग अलग डाल दो, क्योंकि ये भी एक समीकरण है, 3 ये 4। अब इनसे हमें क्या निकालना है कि अंतःखंड रूप जो होता है, अंतःखंड रूप जो हम पीछे बनाते थे इस टाइप से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हाई स्कूल से हमने सीखा है ना। ये मूल बिंदु होता था, तो इस रेखा का समीकरण बनता था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यदि किसी भी समीकरण को हम इस रूप में ले आए, अर्थात राइट हैंड में 1 ले आए, तो इनके अपॉन और इनके गुणा में जो भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपॉन में होनी चाहिए। तो जो अपॉन में एक्स के नीचे होता है वो एक्स एक्स पर कटी हुई दूरी होती है, यही तो मतलब था इनका। और जो वाई के अपॉन में होता है चीज़, वो वाई पर कटी हुई दूरी होती है ये। तो इन दो पॉइंट पर रेखा काटती थी, यहाँ पर इसे ए पॉइंट कह दिया, इसे बी पॉइंट कह दिया, है ना। तो इस रेखा का समीकरण ये होता था। चाहे तो इसको अंत्यखंड रूप बनाकर कर लीजिए, और चाहे एक शॉर्ट तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं आपको। क्या? समीकरण 1 उठाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, कोई से भी दो पॉइंट ऐसे लिख देते हैं। एक बार तो x को 0 कर दो तो y मिल जाएगा, एक बार y को 0 कर दो x मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, खत्म। अंत्यखंड रूप का चक्कर ही खत्म है। यदि अंत्यखंड रूप बनाएंगे तो 8 को नीचे ले आएंगे, x अपॉन 8 y अपॉन 8, तो 8 ये भी सही है, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 8, है ना। तो बिंदु बन जाएगा P1 x, y, बिंदु बनता था। बिंदु के लिए हमेशा ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, इक्विवेलेंट कहलाता है, इक्वल ही होता है, लेकिन ये निर्देशांक के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये। P1 x की जगह 0, y की जगह 8, एक बिंदु तो ये मिल गया। इसी तरीके से और जब y इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का मान 8 हो गया, तो दूसरा बिंदु बन गया। तब दूसरा बिंदु x, y, लैंग्वेज को पूरी तरह ध्यान रखेंगे तब जब, अर्थात क्वेश्चन करने का बिल्कुल तरीका दोस्तों हमारे क्वेश्चन की आप हूबहू नकल करके, मतलब माइंड में, और जैसी सिस्टम में हम लिख रहे हैं आप एग्जाम में लिखिएगा, कंप्लीट 100% जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो जरूर मिलेगा। लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना होता है दोस्तों। तो तब, ये अब, तब, और, जब, यदि, अर्थात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के हथियार हैं एक तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास P2 x, y है। अब x की जगह 8, y की जगह 0, एक तो ये हो गया, ठीक। चाहे तो हम केस नंबर 1 कह सकते हैं, मत कीजिए, याद रखेंगे। आप समीकरण 2 से, आप समीकरण 2 को उठाएंगे इसी तरीके से, 3x प्लस का 5y अंत्यखंड रूप में जिसको आता है वो अंत्यखंड रूप में बना लेंगे, और जिसको अंत्यखंड रूप से नहीं आता है वो ये ऐसे कर लेंगे। यदि या जब x इक्वल टू 0 तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, 5 3 15, तो तीसरा बिंदु आ जाएगा P3, और P3 का मतलब हो गया 0,3 डायरेक्ट लिख देंगे, या P3 x, y इक्वल टू ये लिख देंगे, ठीक है। और जब एक बार x हो गया, एक बार y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 हो गया, 3x बराबर 15, 3 से 15 काट देंगे, तो x बराबर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं आप 0 रख के कर लीजिएगा, तो 3 पंजे 15। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारे पास P4 x, पहले x की हमेशा वैल्यू पहले x की लिखनी है, क्योंकि x, y होता है पॉइंट, तो x की वैल्यू हो गई 5,0। तो ये हो गया ये वाला। अब ये तो x का समीकरण, y का समीकरण है ही, ठीक। इनमें से हम डिफाइन कर देंगे। अब हमें इसका एक आपको ग्राफ बना के, यानी उस पर दिखाते हैं, तो इन पॉइंटों को हम एक तरफ नोट करके बता देते हैं आपको, जिससे कि हम इसको सबको रफ करें तो आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट है हमारे पास P1,
0,8। दूसरा पॉइंट है हमारे पास P2 8,0। तीसरा पॉइंट है 0,3 और चौथा पॉइंट है 5,0। ठीक, अब हम इस चीज को थोड़ा सा इसको सबको रफ करना पड़ेगा क्योंकि इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे ताकि फुल स्क्रीन पर आपके समझ में आए। तो दोस्तों अब हम इस सारे सिस्टम को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो वही ग्राफ बनाएंगे आराम से। x और x डैश बिल्कुल हाई स्कूल की तरह जो बनाते थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। y डैश और ये मूल बिंदु 0 हो गया। आराम से बनाएंगे। 0,8 डिफाइन करेंगे। 0,8 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉइंट बना सकते हैं, 2 4 6 8 बना सकते हैं। मान ले 2 इक्वल बना लेंगे स्केल से 4 6 8 एक आ गया 10। तो 0,8 हमारे पास कौन सा वाला, पहले 0,8 ऐसे 2 4 6 8 2 4 6 8। तो 0,8 तो वाई एक्स पर आ गया यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्स का मान 0 है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ डिफाइन कर देंगे, ऊपर लिख देंगे कहीं P1 0,8। ठीक, ये पॉइंट पहली रेखा के लिए और ये पॉइंट दूसरे के लिए, यानी कि इसके लिए पहले 2 पॉइंट हो गए ये वाले। ठीक, और इसके लिए दोस्तों ये वाला दूसरा पॉइंट ये हो गए। राइट, ठीक है। अब आते हैं 8,0। तो एक्स पर 8 और 0, तो ये आ गया 8,0। P2 पॉइंट डाल देंगे साइड में कहीं जाके 8,0। 2 ही पॉइंट है। स्केल से अब इससे हमें मिलाना है, तो मिला देते हैं स्केल से। कलर ले लेते हैं कुछ, स्केल से सीधा आएगा। थोड़ा सा शायद टेढ़ा आ सकता है लेकिन कोशिश करेंगे सीधा करने की। बहुत बढ़िया, ये सीधा आ गया। हमारे हिसाब से आपको सीधा मान लेना है, स्केल से करेंगे आप, इस पर कट करना बीच बीच में। ठीक, इस इक्वेशन का नाम इजी गोइंग आप अपनी पहचान के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इसे और लिख देंगे ऐसे कि भाई ये वाली इक्वेशन जो है कौन सी है, ये वाली है पहली वाली। तो x + y, अब इसे इक्वल नहीं लिखेंगे, सेम वही साइन के साथ लिखते हैं कि ये वाली है। ठीक, दूसरा 0,3। जो नंबर दिए हुए हैं इन्हीं नंबर से हमें अब एक्स्ट्रा नंबर चेंज नहीं करने। एक बार स्केल जो लिख दिया वो सभी के लिए होगा 0,3। एक्स पर 0 3 इसके कहीं बीच में आएगा, ये आ गया 0,3। ये वाला पॉइंट आ गया। इसका पॉइंट नंबर P3 कहीं साइड में इधर दिखा देंगे और यह 0,3। ओके, अब 5,0 एक्स पर 5 4 6 इसके बीच में कहीं 5 आ गया, ये आ गया। तो ये हो गया 5, कौन सा पॉइंट है P4। इन पॉइंटों को P1 P2 P3 की जगह आप A B C X Y Z जो मर्जी है आप ले भी सकते हैं वो। तो हमने P1 P2 P3 लिखा, 5,0। फिर वही इसको हम मिला देंगे। डिफरेंट टाइप के कलर यूज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ मिलाया, ये निकाल दिया। थोड़ा सा शायद टेढ़ा लग रहा है, हाँ टेढ़ा लग रहा है। और ड्राइंग आप बढ़िया करके कर लेंगे। थोड़ा एग्जाम में चूंकि आप स्केल से बनाएंगे तो आपको सही लगेगा, कहीं भी कटा इससे हमें मतलब नहीं है। हमने क्वेश्चन बना दी, आप हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेट सीधी क्वेश्चन ही मान के चलना है इसको। ठीक है, ये आ गया वही। इसी क्वेश्चन को कहीं आगे बढ़ा के थोड़ा सा और इसे हम कह देंगे कि ये कौन सी क्वेश्चन है, वो ये वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारे पास 3x प्लस का 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 सॉरी, ये आ गया। अब तीसरा मामला था हमारे पास एक x = 0 और y = 0। ये भी समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 दे रखी थी। तो x = 0 x = 0 तो y का समीकरण x = 0, y का ये लिखेंगे y अक्ष ब्रैकेट में लिख देंगे y अक्ष। तो y का समीकरण x = 0 और ये हो गया x अक्ष, x का समीकरण y = 0। तो ये x = 0 क्या है, y अक्ष है। तो यानी इक्वेशन बन गई वाली। ये चाहो तो इसे भी आप कलर से दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में, अच्छा रहेगा ये वाला। तो ये पूरी क्वेश्चन नीचे से ऊपर तक अनंत तक, नीचे को अनंत तक ऊपर को अनंत तक, ऐसे ये इधर को अनंत इधर को अनंत अनंत अनंत। ठीक, तो ये x = 0 यानी कि ये वाली रेखा हो गई। इसका नाम हम साइड में कहीं अगर दिखाना चाहें तो ये है ग्रेटर देन 0 उन्हीं साइन के साथ।
और y इक्वल टू एक्स का समीकरण पूरी अनंत यहाँ से लेकर ये पूरी अनंत जाएगी, इधर को अनंत निकल जाएगी और इधर को अनंत निकल जाएगी। पूरी अक्ष का समीकरण जो हमारे पास हो गया इसका ये हो गया y इक्वल टू 0 यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये जब हम ग्राफ सारे प्लॉट कर लें, एक ही ग्राफ पर करना सारी क्वेश्चन को जितना सिस्टम दिया है, उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि इन चारों 1 2 3 और 4 कितनी रेखाएं, रेखाएं देखिए, एक रेखा तो इससे मिली, एक रेखा इससे मिली, 2 रेखाएं, ये भी तो एक रेखा है, जहां वाई से जहां एक्स से 3 और एक रेखा 4। इन चारों से कॉमन एरिया निकालना है। तो कॉमन एरिया निकालने का तरीका बहुत आसान है। कैसे, देखिए इसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने आपको हिंट्स बताया था ग्रेटर देन और लेस देन का, उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के समीकरण हमारे पास ये है, लेस देन है। तो हमने क्या कहा था, लेस देन के लिए नीचे वाले के लिए नीचे वाला या पीछे वाला या अंदर वाला या बायां वाला। तो इसे अगर देखें तो ये वाला एरिया जो है ये सब इस इक्वेशन का एरिया कहां तक, अनंत तक सारा। यानी कि राजमिस्त्री होते हैं ना, राजमिस्त्री क्या करते हैं, उनके पास एक फंटी होती है, अब वो फंटी ऐसे लेके पूरे एरिया को एक साथ प्लेन कर देते हैं, ऐसा है ना। ऐसे ही एक फंटी इतनी लंबी जितनी रेखा अनंत तक लगाई और इसका जितना एरिया ऐसा प्लेन कर दो जाकर अनंत तक, सारा एरिया जो है वो इस इक्वेशन का हो गया लेस देन की वजह से। ये तरीका। दूसरा, इसके लिए चलते हैं, यानी कि इधर का एरिया है हमारे पास, ठीक। वैसे इन चारों एरिया से कौन सा कॉमन एरिया निकलेगा हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से निकलता है। अब आते हैं इसके लिए। इसके लिए एरिया हो गया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, बाहर वाला, राइट हैंड साइड वाला या ऊपर वाला। तो इस इक्वेशन के लिए बाहर वाला या राइट हैंड साइड वाला या ऊपर वाला, यानी कि यहां पर फंटी लगाई राजमिस्त्री वाली और ऊपर को ले गए। तो ये एरिया कह रहा है ऊपर के लिए जाना है, इधर का ये अनंत अनंत तक ऊपर को प्लेन कर रहा है, ये अनंत तक नीचे को प्लेन कर रहा है। इन दोनों में कॉमन एरिया भी कौन सा है, इतना कॉमन एरिया चल रहा है, ये चाहे यहाँ कट रहा है यहां तक खत्म हो गया, ये अनंत तक जा रहा है, क्योंकि इतना एरिया प्लेन इसमें आ रहा है, इतना एरिया प्लेन इसमें आ रहा है। हालांकि ये आगे तक ले रहा है, ये आगे तक ले रहा है। तो हमें तो केवल कॉमन एरिया, कॉमन जो एरिया है सॉरी वही लेना है। तो कॉमन एरिया भी इन दोनों के बीच में इतना चल रहा है। अब इससे और इससे पता लगेगा, ये वाले समीकरण x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन का साइन वही बाहर वाला, आगे वाला या राइट हैंड साइड वाला। तो इसके लिए इसने फंटी लगाई यहां से लेकर यहां तक, फंटी समझ गए, राजमिस्त्री वाले जो प्लेन करते हैं उसी वर्ड को बता रहे हैं, और उसने इस एरिया को यहां से अनंत तक प्लेन करना शुरू करा। तो इतना एरिया प्लेन करना गया, ये भी अनंत तक गया, ये भी गया, लेकिन ये एरिया हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि ये एरिया इसी के लिए है, इनका कॉमन एरिया नहीं आ रहा है ना। तो ये एरिया जो आया बीच वाला, इतना एरिया भी चलेगा साथ में। तो ये अभी तक इतना कॉमन पोर्शन यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि इस वाले के लिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन इस वाले के लिए ये एरिया क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ले रहा है, इसके लिए तो नीचे वाला बेकार है। तो वो पोर्शन जो सब में नहीं है वो बेकार है। तो इस वाली लाइन ने नीचे का सारा एरिया बेकार कर दिया, इस वाली लाइन ने ऊपर का सारा एरिया बेकार कर दिया। ये लाइन कह रही है इसका अंदर का लेना है, मतलब ऊपर का, ये लाइन कह रही है इधर का लेना है। तो इसलिए इस वाली लाइन का जो एरिया चल रहा था ये वाला, ये बेकार हो गया इस लाल वाले की वजह से। और इधर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया जो चल रहा है, ये नीचे का इतना एरिया बेकार हो गया नीली वाली वजह से। इस लाइन का जो एरिया चला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ये वाला फायदेमंद हो गया, तीनों में आ गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 हमारे पास है दोस्तों, कौन सी रेखा, ये वाली, ये ग्रेटर देन है। अब ग्रेटर देन फिर वही क्या कहती है, ग्रेटर देन ऊपर वाला, राइट हैंड साइड वाला। तो ऊपर वाला इसलिए कि इस रेखा के अगर ये रेखा अनंत तक खींचते हैं तो एक भाग तो नीचे वाला, एक भाग ऊपर वाला। तो वर्ड हमने ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला हुआ। राइट हैंड साइड तब यूज करते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़े में दिखाई देवे, तो ये हमारे पास सीधी क्वेश्चन है, तो इसलिए ऊपर वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो ये इक्वेशन कहती है ऊपर वाला एरिया, यानी कि राजमिस्त्री की फंटी लगाई और ये ऊपर को ले गया। तो ये वाला एरिया इतना ऊपर को चलेगा इस साइड का, ये इस वाली लाइन बेकार कर दिया, क्योंकि इसके नीचे का एरिया है ही नहीं। तो इधर का ये जितना एरिया चलेगा सब बेकार। अच्छा, इधर का ऊपर का एरिया चलेगा, ये सब बेकार, क्योंकि लाल वाली ने मना कर दिया। तो ये ऊपर का एरिया ये भी चला। अब इस एरिया में ये वाला एरिया क्यों बेकार हुआ, क्योंकि ये नीली वाली कह रही है कि मुझे ऊपर का लेना है। तो नीली वाली ने ये कट कर दिया, ये कट हो गया, ये कट हो गया,
अब लाल वाले का एरिया, फिर इतना पार्ट बचा, लाल वाले का ये वाला एरिया, ये इसने कट कर दिया, तो ऊपर का लेना ही नहीं क्योंकि ये ऊपर को नहीं जा रही, नीचे को जा रही है। ठीक, समझते रहेंगे। तो इसका मतलब लाल वाली जो लाइन बची वो इतना बचा, ऊपर का लेना, तो वो लाल वाली का फिर वही एरिया आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये वाली जो कॉमन पोर्शन आ गया, ये चारों ऐसे कॉमन, ये जो चतुर्भुज आया, आकृति बन के आई, ये वाली लाल वाली लाइन, ये लाइन और ये जो एरिया बन के आया है सिर्फ ये वाला, ये कॉमन एरिया है इन सारे सिस्टम के लिए, अर्थात इस एरिया में चारों का भागीदार है। आप चेक कर सकते हैं। क्या आपने चेक कैसे? इस वाले पार्ट का ग्रेटर देन इधर ये भी आ गया, इतना पार्ट आ गया, यानी कि देखो कैसे, ये वाला पार्ट यानी भुजा, यानी कि इसकी चारों भुजाओं में चारों इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। कौन सी? ये वाली भुजा में इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल हो गया, x + 8y, राइट का निशान लगा देते हैं, राइट, ठीक है, इस वाली भुजा में हो गया। अब इस वाली भुजा में x ≥ 0 इसका इस्तेमाल हो गया, ये लगा दिया, ठीक। इस वाली साइड में नीली वाली पट्टी दिखाई दे रही है हमें, तो नीली वाली इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। कौन सी है? नीली वाली इक्वेशन का समीकरण ये है, ये है नीली वाली इक्वेशन। हम इस तीर को भी नीला इसी लगा देते हैं, ये है 3x + 5y, तो 3x + 5y ये भी हो गया निशान, 3x + 5y, और ये कितना था? x + y, निशान लग गए दोनों, ये आ गए, नीला वाला हो गया है, ठीक। तो इसकी कौन सी तीसरी भुजा भी आ गई, तो 3 भुजाएं हो गई, एक राइट निशान, 2 राइट निशान, 3 राइट निशान, चौथा राइट निशान जो है वो ये वाला आ गया। ये क्वेश्चन देखो ये वाली है, y ≥ 0, इसी क्वेश्चन का इतना पार्ट है, तो देखो ये आ गया। यानी कि जो आकृति बन के आती है, चतुर्भुज बने या पंचभुज बने, कहने का तात्पर्य ये बनेगा कि 1 2 3 4 5 चाहे कितनी आकृति आए, समीकरण कितनी आए, इससे घिरी हुई जो आकृति बन के आती है उसकी सारी भुजाओं में इन सारी समीकरणों का इस्तेमाल होता है। एक बार फिर से समझेंगे। ये वाला x + y पहला निशान इधर लगा देते हैं, ये लग गया, इसका इस्तेमाल हो गया। ये है x ≥ 0, इसका हो गया, और ये वाली नीली वाली 3x + y इसका हो गया, ठीक। और ये वाली इक्वेशन y ≥ 0 ये हो गया। सब आ गए? तो 1 2 3 4 और 4 भुजाएं, हर भुजा में हर एक का इस्तेमाल होगा। यानी कि कोई भी आकृति जब इससे घिर के आती है तो एक ऐसी आकृति ढूंढनी होती है कि उसकी सारी भुजाओं में इन सारी समीकरणों का इस्तेमाल होगा। ये इसका पहचानने का तरीका है। अब हमें ये ड्रॉ करना है कि जो इसके पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट यहाँ पे कट करा, एक ये पॉइंट कट करा, इसके कॉर्नर बिंदु जो आते हैं इनको हमें टच करना होता है। तो कॉर्नर बिंदु ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये 5,0 हमने पहले से डिफाइन कर दिया, ये है P4, जिसका नाम ये है 5,0। अब सामने लिख देते हैं, ये आ गया। ये क्वेश्चन कितनी थी? P2, ये आ गई। ये कितनी थी? P1, ठीक। और ये वाला कितना था? ये कहीं नहीं पता है। तो अब हम इसको निकालने का आसान तरीका है, इसको ये वैसे डिफाइंड है 0,3, ये है, ये आ गया, सारे आ गए। तो लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, इधर लिख देते हैं कॉर्नर बिंदु, इस आकृति से कॉर्नर बिंदु, ठीक। कौन कौन से हैं? क्रम से लिखना चाहें तो क्रम से लिख दीजिए, या बिना क्रम से लिख दीजिए। एक तो P4, या क्रम से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। P1 कहीं बना है, यह है 0,8, P2 कहीं बना है 8,0, P3 यह है 0,3 एंड P4 5,0। अब उसने क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि Z का मिनिमम मान बताना है, यानी इन चारों पॉइंटों को x y x y x y x y यहां रखना है और जो इसका कम से कम मान आएगा वो बताना है। तो इसको लगते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। अब z = x + 3y, आप चाहें तो एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं।
और इन टेबल में हम बिंदु लिख देते हैं, बिंदु, और यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस 3y, इसका मान लगा सकते हैं यहाँ पर। इन बिंदुओं में पहला बिंदु P1 0,8, इसकी कैलकुलेशन यहाँ करेंगे हम, x की जगह 0 और 8 या 24 मिलकर आ गया 24, एक लाइन खींच देंगे कैलकुलेशन करके। दूसरा बिंदु है P2 8,0, z इक्वल टू 8,0, अब x की जगह 8, y की जगह 0, तो ये आ गया 8, इसकी लाइन खींच दी तीसरे पे और चौथे पे। P3 है 0,3, तो z मिलेगा x की जगह 0, y की जगह 3, 3 3 9 मिलकर 9, और लास्ट पॉइंट P4 है 5,0, यस 5,0, तो z मिलेगा 5, 0। क्वेश्चन कह रहा है इन सारे मानों में जो मान सबसे कम आएगा वो बताना है, वो कितना मान है। तो z का जो सबसे कम मान आया दोस्तों, हम देखते हैं 5 आया, लिखा है ना कि z इक्वल टू एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान बताना है, यानी इनमें सबसे कम, तो ये 24, ये 8, ये 9, ये 5, तो सबसे कम तो 5 हो गया किस बिंदु पर, इसलिए z मिनिमम, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए सफिक्स में मिनिमम लिख दीजिए, या z का न्यूनतम मान ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, वो हो गया 5, और यहां नीचे लिख के दिखा देंगे बिंदु का मान खोल देंगे कि वो बिंदु P4 है 5,0, यानी 5,0 पर इसका न्यूनतम मान 5 है, यानी इस सिस्टम के लिए सारा जो न्यूनतम मान आएगा कम से कम वो सिर्फ 5 है, 5 से कम नहीं आएगा। तो दैट्स आवर आंसर। अब दोस्तों उसका घा पार्ट, इसमें रखा P का मान ज्ञात करना है और 2 रेखाएं दे रखी है। हालांकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी लेंथी है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन में हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें है, लेकिन चूंकि अभी इंटरमीडिएट में चल रहा है तो आपको इसको बताना है, लेंथी क्वेश्चन है, हालांकि 2 मार्क्स का है। इसे करने के लिए दोस्तों हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वैसे क्या, एक तो DRS, ये आपने पढ़ा होगा, DRS को हम कहते हैं दोस्तों दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्टकट में लिखने का तरीका है डायरेक्शन रेशियोज को, यानी दिक् अनुपात। और एक आपसे हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक हमें प्रॉपर वे पर नहीं मिल रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपकी लाइक और व्यूज़ ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, इसलिए लाइक और व्यूज़ देना ना भूलें। और दोस्तों हमारे इस वीडियो के चैनल को सब जगह शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों को इसमें हेल्प हो सके, ठीक है। और वीडियो को जो है दोस्तों स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में कोई ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं रहता, केवल डिफाइन ही करना रहता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी हमारे लिए अच्छा लिखते हैं, हम उम्मीद है कि आप उनमें से एक हैं और अच्छे हमारे लिए हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं डिसीज को डायरेक्शन कोसाइंस इसको लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है दिक् कोज्जाएं, ये हिंदी में होगा वर्ड और ये इंग्लिश में होगा। अच्छा, DRS को स्मॉल a b से शो करते हैं और डिसीज को L M N से शो करते हैं, ठीक। यदि 2 रेखाओं की डिसीज L1 L2, 2 रेखाओं की डिसीज L1 M1 N1 और दूसरी की L2 M2 N2, 2 रेखाएं जिनकी डिसीज ये हो, और वो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत होती लिख देंगे, लैंग्वेज में सब कराएंगे, तो उनका फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो ये तो नोट वाली बात आ गई है, आप इसको एग्जाम में भी लिख के दिखाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें इक्वेशन जो होती है सिमेट्रिकल फॉर्म में होती है, तो हम जानते हैं कि सममित रूप में रेखा का समीकरण, सममित रूप में रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इंग्लिश में है इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म।
कोई सी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं दोस्तों जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से इक्वेशन जो होती है हमारे पास ये होती है x माइनस x1 अपॉन L 1 y माइनस, वैसे तो ये होता है x माइनस x1 अपॉन L, लेकिन दो इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो इसलिए L1 M1 N1 यूज कर रहे हैं, x और y माइनस का y1 अपॉन M1 और z माइनस Z1 अपॉन N1, यानी कि 1 1 अगर हटा दें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली बन गई। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ही हमें इसका आंसर पता लग पाएगा। तो देखिए आ गया। तो दो समीकरण आते हैं। पहले समीकरण को इस रूप में लेके आएंगे तो याद रहे x माइनस, ना तो x की मल्टीप्लाई में कुछ है और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, और x पहले है, ऐसी y पहले है, z पहले है, बाकी सब नीचे है। तो इस तरीके से अगर पहली क्वेश्चन को आप जरा देखिए और उसमें कुछ डिफरेंट दिखाई देगा आपको, दिख रहा है ना, यहाँ पर अलग है तो लिखेंगे, इसको ठीक से बनाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट आते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को इस रूप में लिखेंगे तो वो लिखने का तरीका है, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 1 अपॉन 3, ये आ गया माइनस कॉमन, ठीक। और ये आ गया, यहां से y की गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए तो जो गुणा में है उसे ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। वही यहां पर कुछ नहीं होना चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 1 अपॉन, यह आ गया माइनस, नीचे ले लिया हमने, ऐसे ही 7 को नीचे लेंगे अब, y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, z माइनस 3 सिमेट्रिकल फॉर्म में बना रहे हैं इस रूप में, ठीक। ये बन गई, तो समीकरण बन गई x माइनस x1, इसकी तुलना निम्न समीकरण से करने पर, या ऑन कंपेयरिंग विद, या इसकी तुलना निम्न समीकरण से करने पर, लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे इस टाइप से, इसके इस समीकरण की तुलना निम्न समीकरण से करने पर, यानी कि ये ठीक है। तब हमारे पास L1 M1 N1 जो हमें प्राप्त हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे -3 कॉमा 2p अपॉन 7 कॉमा 2, ये हो गए। इसी प्रकार सिमिलरली फ्रॉम 2, इसी प्रकार समीकरण 2 से, हिंदी में बोल रहे हैं वही लिखेंगे। फिर वही समीकरण 2 में देखिए अब क्या करना है, पहले तो x माइनस कॉमन लेके प्लस करना पड़ेगा, साथ में 7 भी है तो इसलिए -7 समीकरण 2 से कॉमन ले रहे हैं हम, तो ऊपर बचेगा x माइनस 1। हमारा टारगेट क्या है, इस रूप में लाना, यानी x पहले होना चाहिए और गुणा में भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गुणा में 7 है तो 7 कॉमन लेंगे, ठीक, 7, और माइनस x बाद में है तो पहले लिखने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। देख लीजिए, नजर डाल लीजिए आप उस पर, डालिए ना, देखिए अब 3p आ गया इज इक्वल टू y, बिल्कुल ठीक है, y माइनस 5 अपॉन, कोई चेंज नहीं करना है, और z में माइनस कॉमन लेकर चेंज करना है अपॉन 5। फिर वही जो चीज़ एक्स्ट्रा बैठ रही है उसे सबके अपॉन में ले आएंगे, यानी x माइनस 1 अपॉन 3p माइनस ने लगा दिया अपॉन 7, ये आ गया इज इक्वल टू y माइनस 5, नो चेंज इसमें, इस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और ये हो गया z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये आ गया। फिर वही इस समीकरण की तुलना निम्न समीकरण से करने पर ये लैंग्वेज लिखेंगे और अब के बाद 2 2 2 लिख देंगे, ठीक, दिखाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस समीकरण की तुलना निम्न समीकरण से करने पर, निम्न समीकरण कौन सी है, x माइनस 2 है तो 2 लिख लो अपॉन L2 M2 N2, इससे करेंगे तुलना तो तब L2 M2 N2 कितने आ गए, -3p अपॉन 7 कॉमा 1 कॉमा -5, दोनों के डिसीज मिल गए प्रश्नानुसार, और इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
दी गई समीकरण है, ये दी गई रेखाएं या समीकरण, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। परस्पर लंबवत है। द गिवन इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे। तब हम जानते हैं जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो शुरू में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि उनके डिसीज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 बनाते हैं। तो वही है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये वैसी ही कंडीशन है जैसे कि दो रेखाएं डॉट प्रोडक्ट में अगर एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो रिजल्ट कैसे निकल आता है ये तो डीप जाने पर पता लगता है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा है जैसे कि यहाँ यूज करा था कभी, ठीक है नहीं, ऐसे आएगी। तो अब इनकी वैल्यू लगाते हैं। तो L1 कितना है, L1 है -3 और L2 ये हो गया L1 L2 ये है -3p/7 प्लस M1 2p/7 इंटू M2 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5 will equal to 0. It comes out to be -1 plus 3 3 is 9 9p/7 2p/7 माइनस का 5 2 जा 10, इधर को ले आए इधर को आ गया 7 मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया तो 9p प्लस 2p यानी कि एलसीएम ले लिया 7 भाई 70, यहाँ से 11p हो गया है 70, ठीक है। और फाइनल आंसर हो गया यहाँ से p इज इक्वल टू 70/11। ये इसमें p का मान पूछ रहा था दोस्तों, ये p का मान हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए यानी पार्ट नंबर 3 अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई करने के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।